study about the French Revolution. This is the chapter of history, chapter number 1. So the chapter has been started with an incident that on the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. Right? 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस था वो एक अलार्म मोड में था. राइट? अलार्म मोड मीन्स दे वर अवेयर. ठीक है, उनको किसी बात की चिंता थी. किस बात की? The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen. जो रूमर स्प्रेड हुआ था उस टाइम पे, वहाँ पे रूमर क्या था कि जो राजा है उसने अपनी ट्रूप को ये ऑर्डर दे रखा हुआ है कि वो पेरिस के अंदर एंटर कर जाएं. ठीक है, और सिर्फ एंटर ही ना करें, वो जो आर्मी है जो पेरिस के अंदर एंटर हुई है वो उनके ऊपर गोलियां भी चला दें. ठीक है, तो जैसे ही लोगों ने सुना, अप्रॉक्सीमेटली 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड. ये लोग इकट्ठा हो गए इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया. ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिलिशिया? मिलिशिया दैट इज़ रिलेटेड विद द आर्मी दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द पीपल. जो लोग अपनी सेना बनाते हैं, खुद का ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसे मिलिशिया कहा जाता है. राइट? एंड दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स. और जितनी भी बिल्डिंग्स थी ये सभी उनकी तरफ दौड़ पड़े टुकड़ों में. किस लिए? बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर द आर्म्स. हथियार कहाँ पर रखे हुए हैं ताकि जो आर्मी एंटर कर चुकी है पेरिस में ये उसके साथ में लड़ाई कर सकें. ओके, अगेन a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille. उसके बाद कई सारे लोगों ने क्या किया, जो ईस्टर्न पार्ट में प्रिजन थी, किले की जो प्रिजन थी जिसका नाम बेस्टाइल था. तो ये बेस्टाइल क्यों गए? क्योंकि ये जो वहाँ पर गोला बारूद और जो भी हथियार रखे हुए थे उनको लूटना चाहते थे. ठीक है, एंड दे वर लुकिंग फॉर द आर्म्स. एंड इन सब में क्या हुआ? दे किल्ड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल. इन्होंने जो बेस्टाइल का कमांडर था उसका मर्डर कर दिया और जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया. राइट? हालांकि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रिजनर? इट वाज ओनली 7. सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despite power of the king. अब ऑब्वियसली सी बात है ना कि बेस्टाइल जेल को कौन पसंद करेगा, तो हर कोई जेल से नफरत करता था. राइट? एंड द फोर्ट्रेस वॉज demolished and its stone fragment were sold in the market, so all those who wished to keep a souvenir of its destruction. अब जो फोर्ट्रेस था, किला था, जब उसको डिमोलिश्ड कर दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया, तो जो उसके स्टोन फ्रैगमेंट थे, उसके जो टुकड़े थे उनको मार्केट में सेल किया गया. क्यों सेल किया गया? ताकि जो लोग उसको एक मेमोरी की तरह देखना चाहते हैं, है ना, कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो वहाँ से कुछ परचेज़ करके लाते हैं. राइट? एज अ मोमेंटो वी वर कीपिंग दैट थिंग इन आवर होम. तो इन द सेम वे व्हाट द पीपल डिड, उन्होंने क्या किया? मार्केट में उनको सेल किया ताकि जो लोग भी उसको एज अ मोमेंटो रखना चाहते हैं वो अपने घर में रख सकें. ओके, एंड द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड. जो वो दिन थे वो बहुत ही राइटिंग थे. राइटिंग का मतलब संघर्ष के दिन थे. जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे. प्रोटेस्ट का मतलब आपको पता ही होगा कि देवर डूइंग सम काइंड ऑफ रैलिंग. वो रैली निकाल रहे थे, हड़ताल कर रहे थे. क्यों? क्योंकि जो प्राइस था ब्रेड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था. राइट? एंड इट वाज द टाइम दैट इज़ नोन एज द बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ द इवेंट. ठीक है, जो एक इवेंट्स की चेन है कि जो फ्रांस था वहाँ पर किस तरीके से किंग आया. ओके, so we will continue now with the first unit of the chapter French society during the late 18th century. कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी में किस तरह की थी.
1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. 1774 में जो लुई 16 था बर्बन फैमिली का, ये फ्रांस का राजा बना, ठीक है। उसकी एज 20 ईयर्स थी और उसने एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी से शादी की हुई थी। Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. जब बर्बन फैमिली का लुई 16 राजा बना तो ये इसका जब असेशन हुआ, असेशन मतलब जब इसने अपना सिंहासन लिया, ठीक है, तो इसने क्या देखा कि इसकी जो ट्रेजरी है, इसका जो खजाना है, ये तो सारा का सारा खाली है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस में इतने लंबे टाइम तक युद्ध चला था, लड़ाई चली थी, उससे जो फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था, एडेड टू दिस वॉर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। इसके साथ ही जो राजा था उसके ऊपर अपने महल की शानो शौकत बना करके रखने का भी प्रेशर था, राइट। And under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. लुई 16 ने क्या किया था, जो अमेरिकन कॉलोनीज़ हैं उनको फ्री करा था, जो इनका कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, उससे, ठीक है। The war added more than $1 billion livres to a debt that had already risen to more than $2 billion livres. और जब ये लड़ाई हुई, ये युद्ध हुआ, तो जो पहले से इनके ऊपर 1 बिलियन लिवरे दैट इज़ द करेंसी ऑफ फ्रांस, ठीक है, तो जो इनके ऊपर ये कर्ज था ये और बढ़ गया और ये बढ़ करके अब 2 बिलियन लिवरे हो गया। The lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan. लैंडर्स का मतलब क्या होता है, जो लोग लोन देते हैं, है ना, वो जो अभी तक क्रेडिट दे रहे थे, लोन दे रहे थे, वो क्या करने लगे थे, उस लोन्स के ऊपर 10% का टैक्स लेने लग गए थे, इंटरेस्ट लेने लग गए थे। सपोज़ अगर किसी ने 100 रुपीज़ लोन दिया, तो जब वो लोन वो वापस ले रहे थे, पैसे वापस ले रहे थे, तो उस सिचुएशन में वो 110 रुपीज़ वापस ले रहे थे। Okay, understand? So now the French government was obliged to spend an increasing percentage on its budget on interest payment alone. अब इस वजह से जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, उसने अपने बजट में परसेंटेज जो थी उनको बढ़ा दी, ठीक है। एंड to meet its regular expenses such as the cost of maintaining army, the court, running government official or universities, the state was forced to increase taxes. जब गवर्नमेंट को ऑलरेडी 10% लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, तो उसने उस लोन की भरपाई कैसे की, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के भी तो एक्सपेंसेस थे, जैसे कि उसको अपनी आर्मी को मेंटेन रखना था, अपनी कोर्ट को चलाना था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी सैलरी देनी थी, राइट। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states and the only member of the third state paid taxes. अब यहाँ पर जो मेजर्स हैं वो क्या हैं, ये सफिस्ड नहीं थे, एक जैसे नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर जो फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी की थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी एंड दिस इज़ द मेन and important part of this unit. And in the examination this question come for the sure that the French society was divided into how many parts. Okay, so what you will write, the French society was divided into 3 states and the only member of the third state paid taxes. सिर्फ थर्ड स्टेट के जो मेंबर होते थे वही टैक्स पे करते थे, ठीक है। अभी देखो ये 3 स्टेट्स कौन कौन से थे। द फर्स्ट स्टेट वॉज द क्लर्गी। क्लर्गी कौन होते थे, द पीपल हु बिलोंग टू द चर्च, जो चर्च से बिलोंग करते हैं, प्रीस्ट होते हैं, ये क्लर्गी होते हैं। सेकेंड आ जाते हैं नोबेलिटी। नोबेलिटी मीन्स द पर्सन हु बिलोंग टू द नोबल फैमिली, जो राजा या राजा की फैमिली के लोग होते हैं वो सेकेंड स्टेट में आते थे।
और जो थर्ड स्टेट होता था, थर्ड स्टेट में आपके बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर एक्सेट्रा ये लोग आते थे। पीजेंट आते थे, पीजेंट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। किसान एंड आर्टिशंस जो लोग अपनी ड्राइंग्स बनाते हैं या कुछ भी छोटा मोटा हाथ से प्रोडक्ट बनाने वाला काम करते हैं। स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, ये जितने भी लोग थे ये सारे के सारे ही थर्ड स्टेट में आते थे। ओके, सो बेसिकली द मेन topic of this unit was that the French society was divided into three parts: first state, second state, and the third state. Okay, the society of state was part of the feudal system that dated back to the Middle Age, and the term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. ठीक है, यहाँ पर जो सोसाइटी थी वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस दैट हैज़ बीन फॉलोड बाय द पीपल। जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं उन्हीं को आगे लेकर के जाना, ये फ्यूडल सिस्टम होता है। ठीक है, फिगर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी जो सोसाइटी थी फ्रांस की, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ओके, नाउ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है टैक्सेस के बारे में। जो टैक्स होते थे वो 2 तरह के होते थे। ठीक है, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ फ्रॉम द पीजेंट, एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। दीज इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड द टाइले। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्ज़ाम में कि राइट अ डिफरेंस इन बिटवीन टाइथ एंड टाइल। टाइथ क्या होता है? टाइथ वाज अ टैक्स दैट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बाय द चर्च। जो टैक्स चर्च लेता था पीजेंट से, उस टैक्स को टाइथ्स बोलते थे। ठीक है, और जो बाकी थर्ड स्टेट के बचे हुए मेंबर होते थे वो जो टैक्स स्टेट को पे करते थे उसको टाइल बोलते थे, एंड इसमें डायरेक्ट टैक्स भी होता था। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो कि डेली कंजप्शन के आर्टिकल्स के ऊपर लगाए जाते थे, जैसे कि सॉल्ट, टोबैको। ठीक है, इस तरीके से। एंड द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज वॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। ठीक है, जो थर्ड स्टेट था सिर्फ उसको ही टैक्सेस पे करने होते थे, ये बात आप याद रखिएगा। थर्ड स्टेट के अलावा जो बाकी के 2 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, देवर हैविंग प्रिविलेज। इनको प्रिविलेज मिली हुई थी, ये किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करते थे। राइट, इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इस यूनिट के। उससे पहले, नेक्स्ट पार्ट पर आने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक पिक दी हुई है, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। ठीक है, उसके बारे में बताती हूँ। एक पिक बनी हुई है जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, उस पिक्चर का जो नाम है वो दिया हुआ है द स्पाइडर एंड द फ्लाई, एंड दिस पिक्चर हैज़ बीन मेड बाय एन एनोनमस एजिंग। ठीक है, ये कहीं से भी ली गई हुई है। इसमें पिक में देखिए दिया हुआ है कि द नोबल मैन इज़ द स्पाइडर, द पीजेंट इज़ द फ्लाई, द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वॉन्ट। ठीक है, कि जो पीजेंट है वो इस नोबल मैन को बहुत कुछ ऑफ़र कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। वो फ्रूट्स ऑफ़र कर रहा है, मनी ऑफ़र कर रहा है, सैलड ऑफ़र कर रहा है, और जो वहाँ पर लॉर्ड बैठा हुआ है, नोबल मैन बैठा हुआ है, वो इन सारी चीज़ों से भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो एक्टिविटी भी यहाँ पर दी हुई है आपको कि वाई द आर्टिस्ट हैज़ पोर्ट्रेट द नोबल मैन एज द स्पाइडर एंड द पीजेंट एज अ फ्लाई। राइट, कि यहाँ पर जो पीजेंट है उसको फ्लाई क्यों कहा गया है और नोबल मैन को स्पाइडर क्यों कहा गया है ना। तो यू हैव टू कमेंट योर आंसर टू मी। अपने आंसर कमेंट करके बताइए मुझको कि स्पाइडर नोबल मैन क्यों है और पीजेंट फ्लाई क्यों कहा गया है। ठीक है, नाउ द स्ट्रगल टू सर्वाइव।
The population of France rose about 23 million to 1715 to 28 million in 1789. जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी 1715 में 23 मिलियन, ये 1789 में 28 मिलियन हो गई। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी, राइट। तो क्या हुआ था कि नाउ द डिमांड फॉर फूड ग्रेन हैज़ बीन राइजन अप। लोग खाने की डिमांड करने लगे। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जो प्रोडक्शन हो रहा था ग्रेन्स का, वो डिमांड के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से जो उनकी स्टेपल डाइट थी ब्रेड, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। Most workers were employed as laborers in workshop whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise of prices. जो वर्कर्स थे वो वर्कशॉप में काम करते थे और उनके जो ओनर्स थे उन्होंने उनकी सैलरी को फिक्स कर रखा हुआ था, लेकिन जो उनको वेजेस मिलती थी, पैसे मिलते थे, वो बढ़ी हुई कीमतों के साथ में कॉप अप नहीं कर पा रहे थे। सैलरी कम थी और प्रोडक्ट के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो इससे क्या हो रहा था कि जो गैप था बिटवीन द पुअर एंड द रिच, इट बिकेम वाइडेंड। ये गरीब और अमीर के बीच का जो फ़र्क था ये बढ़ता ही जा रहा था। एंड थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और क्या होता था कि जो सिचुएशन होती थी, चीज़ें होती थी, वो और भी ख़राब हो जाती थी जब सूखे की वजह से या फिर हेल मीन्स जो बारिश के टाइम पे ओले गिरते हैं ना, उसको हेल बोलते हैं। तो उसकी वजह से जब फसल ख़राब हो जाती थी तो सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती थी। दिस लेड टू सब्सटेंस क्राइसिस। और इससे क्या होता था, सब्सटेंस क्राइसिस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस क्राइसिस? इट वाज अ सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। जो बेसिक नीड होती है लिवलीहुड की, बेसिक नीड मतलब जो जीने के लिए ज़रूरी है। जीने के लिए क्या ज़रूरी है, राइट? तो what is required for a livelihood? That is food, that is shelter, that is air. तो यहाँ पर शेल्टर और एयर की बात तो हम नहीं करेंगे, बट यहाँ पर जो सब्सटेंस क्राइसिस है इसका मेन जो कनेक्शन है वो द लैक ऑफ फूड ग्रेन से है, खाने पीने की चीज़ों की कमी से है, ठीक है। और उस टाइम पर फ्रांस में यही सब कुछ हो रहा था, राइट। नाउ हाउ अ सब्सटेंस क्राइसिस हैपन। जो सब्सटेंस क्राइसिस थी वो किस तरह से हुई, देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा हुआ है, द कोर्स ऑफ अ सब्सटेंस क्राइसिस, जिसमें कुछ कॉलम फिल हैं और कुछ अनफिल्ड हैं। बैड हार्वेस्ट है ना, उसके बाद में 2 कॉलम एम्प्टी हैं। द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड। जो गरीब हैं वो नहीं खरीद पा रहे थे अपना खाना। फिर डिसीज़ एपिडेमिक्स, बीमारियां होती हैं। तो जो बीच के बचे हुए ऑप्शंस हैं वो हमें फिल करने हैं, ठीक है ना। तो बैड हार्वेस्ट, जब फसल ख़राब हो रही है, फसल ख़राब होने से क्या होता है, जब फसल ख़राब होगी तो क्या होगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। बैड हार्वेस्ट, द प्राइस विल बी हायर। जब प्राइस हाई हो जाएंगे तो लोग खाना नहीं खरीद पाएंगे अपना। सो बैड हार्वेस्ट विल लीड टू फूड शॉर्टेज। जब फूड शॉर्टेज हो जाएगी तो द राइज इन फूड प्राइसेस, जो कीमतें हैं खाने की वो बढ़ जाएंगी। जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो जो गरीब हैं वो अपनी ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे। जब लोग खरीद ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा, फेमाइन, अकाल हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। और ये कहाँ तक पहुँचेगा, इट विल लीड टू द डेथ। बीमारियाँ होंगी, लोगों की डेथ होगी। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविजेज एन एंड टू द प्रिविलेज। जो मिडिल क्लास था वो जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी उसको एंड करना चाहता था। Now in the past, the peasant and worker had participated in revolt against the increasing taxes and food scarcity. अब जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करा। क्यों? क्योंकि जो टैक्सेस हैं वो बढ़ गए थे और फूड स्कार्सिटी, लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं था। एंड they lacked the mean and program to carry out full scale measures that would bring about a change in the social and economic order.
लेकिन कमी क्या थी, क्योंकि दे वर नॉट टू मच अवेयर्ड, है ना, इनको बहुत सारी बातें पता नहीं थी, जिससे जो भी प्रोग्राम ये लेकर के आए उसमें ये फुल स्केल मेजर्स नहीं एप्लीकेबल कर पाए, ठीक है, जिससे ना तो सोसाइटी में किसी भी तरह का चेंज हुआ और ना ही इकोनॉमिकली किसी तरीके का चेंज हुआ। And this was left to those group within the third state who had become prosperous and had access to education and new idea। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड स्टेट था उसमें कुछ ग्रुप ऐसे हो गए जो बहुत ही प्रॉस्परस हो गए, जिन्होंने एजुकेशन ग्रास्प करी, उन्होंने अपने आप को एजुकेटेड किया और नए नए आइडियाज़ लेकर के आए। Again, the 18th century witnessed and emerged the social group termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer member of the society। इसके बाद क्या हुआ, जो मिडिल क्लास आया, जो सोशल ग्रुप फॉर्म हुए थे, एजुकेट हो गए थे जो लोग, जिनके पास पैसा आ गया था, अब ये मिडिल क्लास के नाम से जाना जाने लगा था, जिन्होंने अपनी वेल्थ कैसे अर्न की थी, दे वर डूइंग ट्रेड ओवरसीज़, ये दूसरे देशों में जा कर के अपना ट्रेड करते थे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वूलन और सिल्क की, उनको एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, और उसके बाद ला कर के सोसाइटी में जो रिचर मेंबर थे, पैसे वाले लोग थे, उनको बेचते थे, ठीक है। थर्ड स्टेट में कुछ और भी लोग आते थे, कुछ और भी प्रोफेशंस आते थे, जैसे कि लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये लोग कैसे थे, ये एजुकेटेड थे और ये बिलीव करते थे इस बात पे कि जो सोसाइटी है वो प्रिविलेज पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, पहले से ही किसी को किसी भी तरह की प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, बाय बर्थ किसी को प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि जो पर्सन की पोजीशन है ये उसकी मेरिट, मतलब उसके जो क्वालिटी है, उसके पास जो वैल्यूज़ हैं उस पर बेस्ड होनी चाहिए। और इन्हीं आइडियाज़ से क्या हुआ, इक्वल लॉ एंड फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इट हैज़ बीन राइजेज अप। जो इन लोगों के आइडियाज़ थे वो आगे आए और इन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है वो किस पर बेस होनी चाहिए, इक्वल लॉ, सबके पास एक जैसे लॉ होने चाहिए, सभी के पास एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सभी के पास फ्रीडम होनी चाहिए। और इन्हीं आइडियाज़ को कुछ फ़िलासफ़र्स आगे लेकर के आए, राइट। ये फ़िलासफ़र्स कौन से थे, तो ये जो फ़िलासफ़र्स थे ये जॉन लॉक, जीन जैकब रूसो, ठीक है, जीन जैकब रूसो की बुक यहाँ पर दी हुई है, एक बुक दी हुई है जॉन लॉक की, टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट के बारे में लिखा हुआ है। रूसो इन्हीं के आइडियाज़ को आगे लेकर के आए एंड ही प्रपोजिंग दैट गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने ये अपना आइडिया प्रपोज करा कि जो गवर्नमेंट है वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए, वो बेस्ड होनी चाहिए लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, है ना, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक तरह का समझौता होना चाहिए लोगों में और जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके नेता हैं, उनके बीच में। इसी तरह से एक और फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा कि it should be based on a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। इन्होंने गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इन तीनों टर्म्स को, इवन क्लास 8th में भी बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ था। लेजिस्लेटिव हु मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव हु एग्जीक्यूट द लॉ एंड जुडिशरी हु टेक केयर ऑफ द लॉ। लेजिस्लेटिव कौन होते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो उन नियम कानूनों को एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी क्या करती है, वो इन नियम और कानूनों की देखभाल करती है। सो दिस मॉडल of government was put into France in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain। और जो ये मॉडल था, ठीक है, आज यही मॉडल हमारे इंडिया में भी है गवर्नमेंट का। इसके पहले ये मॉडल यूएसए ने अप्लाई किया था जब उसको ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। ओके,
So the idea of these philosophers were discussed intensively in saloon, coffee houses and spread among people through books and newspaper. जो philosophers थे, इनके जो ideas थे, इनको सैलून, कॉफ़ी हाउस और बाई बुक, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है, उनको सुनाया जाता था। लोग सैलून में इकट्ठा हो गए, कहीं पर भी कलेक्टिवली इकट्ठा हो गए और बोल रहे हैं, तो जो लोग नहीं पढ़ पा रहे उन्हें सुनाई दे रहा है कि फ़िलासफ़र्स के क्या आइडियाज़ हैं। एंड द न्यूज़ दैट Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privilege। ठीक है, उसके बाद जो ये न्यूज़ आई कि जो लुइस 16 है, ये फिर से प्लान कर रहे हैं कि ये और ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करेंगे। इससे लोगों में फिर से एक नाराज़गी आई और इन्होंने जो प्रिविलेजेस थी उसके अगेंस्ट में फिर से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो चैप्टर की फर्स्ट यूनिट मैंने आज आपको कवर करवा दी। ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं मैं आपको इस यूनिट की बता दे रही हूँ। पहली तो है आपकी कि इन फ्रांस द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी states? This is important question. Again, the second important question is write a difference in between tithes and tile, and in defines it can come what is substance crisis. Substance crisis क्या होती है, ठीक है, and who were the middle class? Middle class क्या था? And last not the least, very important question कि write the ideas of the philosophers. So write all the answers in your own language with taking the help of your NCERT book. These questions are very important, and like, share and subscribe my channel. Thank you so much. We will meet in our next topic very soon.